बहुत बहुत नमस्कार। और आदिकाल पे का लगभग में अभी तक हम 100 प्रश्न कर चुके हैं और 500 तक जाना है। तो अभी मेरा जो अगला वीडियो है 102 प्रश्न, 101 हो चुके थे, इससे पहले 102वां प्रश्न है। और इसके पहले आपको अगर पेपर सॉल्व करना है तो आदिकाल को हम पूरा पढ़ा चुके हैं, पीजीटी नेट जेआरएफ को ध्यान में रख के, ठीक है, वैसा पढ़ाया है, जाके देखें। अगर आप यूजीसी नेट के बच्चे हैं तो अदर भी यूनिट चलती हैं, जैसे हमारी यूनिट 9 इस टाइम, ठीक है, निबंध की, और तीसरी यूनिट भारतीय काव्यशास्त्र की, और हिंदी साहित्य का इतिहास तो बराबर चल ही रहा है, ठीक है। तो आप जाके पहले प्लेलिस्ट में वो देखें, उनकी प्रैक्टिस करें, फिर आके हमारे सामने आए जो हम आदिकाल पे प्रैक्टिस करने जा रहे हैं। तो देखो पहला प्रश्न क्या, ये सब प्रीवियस है, मैंने कोई नया प्रश्न नहीं बनाया है। ये मत सोचना कि ये सब कैसे प्रश्न है, सब आते हुए, मुझे मालूम है आप बहुत सब लोग, सबके प्रश्न आते होंगे, उत्तर सही भी हो जाएंगे, पर प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। और प्रीवियस सर बहुत करके जाया करो, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि एक मैं सिर्फ ऑप्शन नहीं, उनके ऑप्शनों को भी बताता हूं, ठीक है। तो चलते हैं, शुरू करते हैं। अगला प्रश्न है कि विद्यापति किसके आश्रित कवि थे। देखो, मैंने इसके पहले एक प्रश्न आया था जो एग्जाम क्या नाम प्रीवियस ईयर का था, तो उसमें कीरत सिंह को भी माना गया था, ठीक है। पर इन्होंने अब यहाँ पे शिव सिंह भी हैं, तो हम अगर पूछ ले कभी भी तो ये दोनों लोगों के आश्रित कवि थे, पर एनटीए ने इसको शिव सिंह माना है, तो अभी तक हम शिव सिंह को ही मानेंगे, ठीक है। तो ये विद्यापति, और इनकी रचना तो आप जानते हैं, किनकी कौन सी रचना बहुत फेमस जो रचना है, कौन सी, कीर्तलता को कहानी कहा गया है, ठीक है। और जो विद्यापति हैं, इनकी रचना जो पदावली है भैया, पदावली इन्हीं के, इसी रचना के चलते इनको मैथिल कोकिल भी कहा जाता था, ठीक है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है, बाकी सारी बातें भूल जाना, सारी बातें क्या एग्जाम से रिलेटेड मत भूलना, ठीक, बाकी कुछ भूलना है तो भूल जाना, ठीक है। चलो अगला देखो, पृथ्वीराज रासो के कवि कौन है। अब ये इतनी बार प्रश्न मुझे लगता है हर बच्चे के जीवन जो है रट गया होगा, पर हम बता देते हैं, चंद बरदाई हैं। बीसल देव रासो ने कौन सी रचना लिखी है, बीसल देव रासो के रचनाकार कौन है, आपको पता होना चाहिए, कौन थे भैया, नरपति नाल। और ये रचना कब लिखी गई थी, 1212 में, कब लिखी गई थी, 1212। जयशंकर प्रसाद की रचना तो आप लोग जानते होंगे, कौन सी, आंसू, बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन सी है भैया, आंसू। इस करुणा कलित हृदय में अब विकल रागनी बजती, तो ये पंक्ति किसकी है, जयशंकर प्रसाद, आंसू से है, ठीक है। जायसी जानते हैं, जायसी की रचना पद्मावत, बहुत फेमस रचना है, कौन सी, पद्मावत, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। पृथ्वीराज रासो किसके प्रति अनुरक्त थे, ये देखो, पृथ्वीराज किसके प्रति अनुरक्त थे, अनुरक्त की यहाँ बात आ गई, पद्मिनी, कमलनी, चंद्रिका, संयोगिता। तो आपको पता होना चाहिए उसमें संयोगिता क्या, संयुक्ता के साथ इनका एक विवाह भी, संयुक्ता के साथ इनका विवाह होता है, तो उन्हीं के प्रति अनुरक्त होते हैं, किनके प्रति, संयुक्ता के प्रति। पद्मिनी अगर देखा जाए तो किसके हैं, पद्मावती की हैं, ठीक है, किसकी हैं, पद्मावती की हैं। और कमलनी छोड़ दो, आगे बढ़ते हैं। नाथ संप्रदाय में हठ योग का क्या अर्थ है, कठिन साधना, अडिग योग साधना, हठ पूर्वक योग, हा का अर्थ सूर्य और ठा का अर्थ चंद्र, दोनों का योग बताइए, सोच लिया होगा, तो इसका उत्तर हम बता देते हैं आपको, ठीक है। इसका अर्थ क्या है, हा का अर्थ होता है सूर्य और ठा का अर्थ होता है चंद्र, मैंने कम से कम कई बार बताया है, तो इसी के अनुसार क्या दोनों का अर्थ योग होता है, यानी नाथ संप्रदाय हठ योग का क्या अर्थ, यही अर्थ है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं 106 प्रश्न नंबर पे। निम्नलिखित में से किसका संबंध सिद्ध साहित्य से नहीं है, आपको नहीं बताना है, क्या बताना है, नहीं बताना है। ऑप्शन रहे आपके सामने, ये सरहपा, कुकरिपा, सबरपा, गोपीचंद्र, बताइए कौन नहीं है, बताओ जल्दी जल्दी। सरहपा, कुकरिपा, सबरपा, गोपीचंद्र। आपको पता होना चाहिए सरहपा का समय क्या था, 769, सबरपा का समय क्या था, 780 के लगभग में, ठीक है। चलो आगे, तो इसमें कौन नहीं थे, गोपीचंद्र, कौन नहीं है, क्योंकि गोपीचंद्र कहाँ आदिकालीन कवि नहीं है, ये कौन आदिकालीन कवि ये नहीं है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। राउलवेल किस तरह की रचना है, गद्य पद्य मिश्रित चंपू काव्य है, शुद्ध काव्य है, नाटक है, प्रेमाख्यान, प्रबंध काव्य है, बताइए। कंप्यूटर के सामने, आपके सामने मैंने प्रश्न रख दिए हैं,
आप अपना उत्तर चयन करें। ठीक है, चलो तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपने अपना उत्तर चुन कर जो है सोच लिया होगा। देखो ये इसके रचनाकार कौन है? राहुल वेल्के। आपको पता नहीं कितनी बार मैंने बताया है, कौन? रोड कवि। कौन है? रोड। तो ये कैसा है? गद्य पद्य मिश्रित चंपू काव्य है। कैसा है? गद्य पद्य मिश्रित चंपू काव्य। चलो आगे बढ़ते हैं। हिंदी के किस इतिहासकार के मतानुसार शालिभद्र सूरी हिंदी के प्रथम कवि होते हैं? मैंने बताया था आपको। कौन थे? बताओ। ये रहे आपके ऑप्शन, डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त, डॉक्टर नगेंद्र, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा। बताओ कौन है इसमें? बताओ, जल्दी बताइए। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए, सोच लिया होगा। मैंने बता दिया कि कौन थे? डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है? शालिभद्र सूरी ने। अगली बात देखते हैं, डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है भैया? तो स्वयंभू को माना है। किसे माना है भैया? स्वयंभू को माना है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, देखो, प्राकृत की अंतिम अभ्रंश अवस्था से हिंदी साहित्य का आविर्भाव माना जा सकता है। उन दिनों जैसे गाथा कहने से प्राकृत का बोध होता था, वैसे ही दोहा या दोहा कहने से अभ्रंश या प्रचलित काव्य भाषा का पद्य समझा जाता था। कथन किसका है? ठीक है, तो ऑप्शन ये है कि सुनीत कुमार चटर्जी का है, रामचंद्र शुक्ल का है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का है, या फिर जॉर्ज ग्रियर्सन का है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कौन? हजारी प्रसाद द्विवेदी, इनका जन्म कब हुआ था? आप लोग जानते होंगे 1907 में। इन्होंने कम से कम कितनी रचना लिखी है हिंदी साहित्य के इतिहास में? 3 लिखी है। एक हिंदी साहित्य का आदिकाल जो 1952 में लिखी गई थी, और हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास 40 में लिखी गई थी, और हिंदी साहित्य की भूमिका वो भी 1940 में लिखी गई थी। ये थे। जॉर्ज ग्रियर्सन ने कौन सी रचना लिखी है? द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान। ये तो लिखी थी 1888 में। ठीक है, तो ये रचना इन्हीं की थी। किसकी? ये जो पूछा गया है, तो इसका उत्तर तो आप जानते होंगे, कौन है? रामचंद्र शुक्ल। हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 में लिखा था। हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 में। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कवि आदिकाल से संबंधित नहीं है? मैंने सारे आदिकाल के कवि आपको करा के दिए हैं। ठीक है, जाके पहले वीडियो आदिकाल को अगर आप पढ़ लेते हैं, जो मैंने पढ़ा, अभी भक्तिकाल पढ़ा रहा हूं, भक्तिकाल में संत का भी चल रहा है। ठीक है, आदिकाल खत्म हुआ, आदिकाल पे प्रैक्टिस कराई है। अभी वो पहले कराऊंगा कि जो प्रीवियस ईयर में, फिर मेरे एमसीक्यू देखना, जो मेरे खुद के प्रश्न होंगे। ठीक है, तो उनका लेवल एक होगा, आपके अनुसार होगा, जैसा आप चाहते हैं कि ये बहुत नॉर्मल प्रश्न, हम समझ रहे हैं, हमको मालूम है कि आपको सब कुछ आ रहा है, तो आपको लगता होगा कि ये क्या मेरे सामने प्रैक्टिस आई है, इसको तो मैं यूं हूं ऐसे चुटकी में कर दूंगा। दोस्त, ज्यादा नहीं 2-4 दिन की बात है, फिर हम आपसे मुलाकात करते हैं एक नए क्या नाम है सीरीज के साथ, जो आदिकाल पे या भक्ति काल पे या हिंदी साहित्य के इतिहास में जो प्रैक्टिस होगी वो मेरे द्वारा होगी। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि 50 प्रश्न बनाऊंगा। अब 50 में अगर आपने 40 भी कर लिए या 30 भी क्रॉस कर गए, तो आपकी बहुत अच्छी तैयारी है, इतना याद रखना। चलो आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कवि आदिकाल से संबंधित नहीं है? तो ये रहा अमीर खुसरो, विद्यापति, हेमचंद्र, गदाधर भट्ट। आपको पता होना चाहिए कौन? जे हाल मिसकी मकुम, ये किसकी पंक्ति थी? तो अमीर खुसरो की। तो अमीर खुसरो तो हैं। विद्यापति मैथिल कोकिल कहलाते थे, फुटकल कवि के अंतर्गत रखा इन दोनों लोगों को रामचंद्र शुक्ल ने, हैं। हेमचंद्र भी हैं। तो कौन नहीं है ये इसमें? कौन नहीं है? गदाधर भट्ट। कौन? गदाधर भट्ट जो है हिंदी साहित्य के आदिकाल में अंतर्गत नहीं रखा गया है। चलो, निम्नलिखित में से कौन सा कवि रासो ग्रंथकार नहीं है? ये बहुत अच्छी बात है, रासो ग्रंथकार आपको बताना है। कौन? भट्ट केदार, श्रीधर, जगनेक, बताइए, विद्याधर। आपको पता होना चाहिए जगनेक की रचना कौन सी है? परमाल रासो, बिल्कुल आप कैसे भूल सकते हैं। श्रीधर की रणमल छंद, बिल्कुल नहीं आप भूल सकते हैं, आप भूलने लायक है ही नहीं। भट्ट केदार की रचना कौन सी मैंने बताई थी? जस चंद्रिका। अब एक विद्याधर ही थे जो ये रासो ग्रंथकार नहीं है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगर आपको लगता है कि बहुत जल्दी जल्दी मैं सॉल्व कर रहा हूं, तो आप वीडियो रोक के अपना उत्तर सोच लिया करें, उसके बाद में उत्तर करें। ठीक है, मैं सोचता हूं कि कम समय में ज्यादा प्रश्न आपके सामने मैं रख दूं। ठीक, मैं बार बार यही कहता हूं, ये सारे प्रीवियस ईयर मैंने सोच के रखा हूं कि अभी तक जितने टीजीटी, पीजीटी, नेट, जेआरएफ
अदर एग्जाम में पूछेंगे सब मैं आपके सामने लेके आऊंगा, ठीक है, धीरे धीरे करके। अभी तो मैंने स्टार्ट किया है, अभी बहुत आगे प्रैक्टिस करवानी है आपको। चलो, भला हुआ जो मारिया बहड़ी महारा कंतु तैल जऊ घरू। तो ये पंक्ति मैंने पढ़ा था, इसका अर्थ भी समझाया था आपको। तो ये पंक्ति किसकी है ये बताइए, किसकी पंक्ति है? अब्दुल रहमान की है, हेमचंद्र की है, दामोदर शर्मा की है, या भट्ट केदार की है? बताइए किसकी पंक्ति है, जल्दी जल्दी बताइए भैया, समय नहीं है। किसकी पंक्ति है? तो आपको पता होना चाहिए किसकी है ये, हेमचंद्र की या अब्दुल रहमान की? हेमचंद्र की। हाँ हाँ, हेमचंद्र की है सर, ठीक है। चलो चलो, सही है। चंद बरदाई को हिंदी का प्रथम महाकवि किसने माना है? बताइए किसने माना है? रामचंद्र शुक्ल ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, राम कुमार वर्मा ने, या नगेंद्र ने? तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे चंद बरदाई और पृथ्वीराज रासो को प्रथम महाकाव्य रामचंद्र शुक्ल ने माना है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने किसे माना है? अब्दुल रहमान को प्रथम कवि माना है। किसे? अब्दुल रहमान को। राम कुमार वर्मा ने किसे हिंदी का प्रथम कवि माना है? तो स्वयंभू को। किसे माना है भैया? स्वयंभू को। किसे माना है? स्वयंभू को। चलो आगे बढ़ते हैं। वही बात आ गई, देखो इसका तो अब तो बहुत ही हो गया कि तो इतना तो मैं नहीं, इतना। पृथ्वीराज रासो को हिंदी का प्रथम महाकाव्य कहने वाले आलोचक कौन थे? सब लोग जानते हो, ठीक है। तो आप सबका उत्तर आ गया होगा, मैं जानता हूं। वही बात है, रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। चलो आगे बढ़ते हैं। राहुल सांकृत्यायन के अनुसार चर्या गीत और दोहा कोश की रचना करने वाले पहले बौद्ध सिद्ध हैं। पहले बौद्ध सिद्ध हैं। तो देखो, क्योंकि राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी का प्रथम कवि माना किसे, उसी से आप समझ सकते हैं किसके माना है? सरहपा को माना है। किसे माना है? सरहपा को। तो ये कौन से हो गए? सरहपा। अगर देखा जाए तो सरहपा का समय 769 था, कनप्पा का समय 840 था, ठीक है, डोम्पा का समय शायद 820 था, ठीक है। तो ये आपके सामने मैंने रख दिया। मोरा जो बना नवेलर भयो है गुलाल, कैसे मगर कैसे गरदीनी कैसे मोरी माल, और सुनी से जो ड्रावन लागे बिरह यगिन मोहि डस डस जाए। केकरा की पंक्ति है? बड़ी अच्छी पंक्तियां हैं, ठीक है। आपको पता, अमीर खुसरो ऑप्शन, विद्यापति, मलिक मोहम्मद जैसी या कबीर? बताइए किसकी पंक्ति है? ये सामने आपके सामने रख दिया है, अमीर खुसरो। मैं अपना बोलो तो आप लोग चित्र यहां कर लेता हूं, ठीक है। चलो अब बताओ किसकी पंक्ति है? किसकी पंक्तियां हैं बताइए? अमीर खुसरो, विद्यापति, मलिक मोहम्मद जैसी या कबीर की? बताइए। तो आपको पता होना चाहिए किसकी है, बिल्कुल, कि भाई गुलाल। गुलाल कौन खरीद सकता है? जिसके पास पैसा हो। पैसा वही होगा जो अमीर होगा, ठीक। तो मैंने बताया था इसकी ट्रिक, इस पंक्तियों को, क्योंकि जो बार बार पूछी जाती हैं। तो ये पंक्ति किसकी है? किसकी है भैया? अमीर खुसरो की है। किसकी है भैया? अमीर खुसरो की है। चलो अगला देखते हैं। सिद्ध हेमचंद्र शब्दानुशासन। सिद्ध हेमचंद्र शब्दानुशासन किस तरह का ग्रंथ है? व्याकरण संबंधी है, ज्योतिष संबंधी है, साहित्यिक है, धार्मिक है? कैसा ग्रंथ है बताओ, कैसा ग्रंथ है भैया? तो शायद आप लोग उत्तर सोच ले होंगे, मैं बता देता हूं। ये प्राकृत व्याकरण है। आपको पता होना चाहिए कैसा है ये? प्राकृत व्याकरण है। कैसा है भैया? प्राकृत व्याकरण है। प्राकृत व्याकरण है। कैसा व्याकरण है भैया? प्राकृत व्याकरण है, ठीक है। चलो, सिद्ध हेमचंद्र शब्दानुशासन। अगली बात करते हैं। रचना काल के अनुसार निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम क्या? सरहपा, पुष्पदंत, अध्ययमाण, लुइपा। लुइपा, सरहपा, अध्ययमाण, पुष्पदंत। पुष्पदंत, सरहपा, लुइपा, और अध्ययमाण या सरहपा, लुइपा, पुष्पदंत, अध्ययमाण। अब देखो, मैं इनका समय आपको बता देता हूं, ठीक है। इसी से आप शायद लगा सकते हो पहले, मगर आप लगाना पड़ेगा आपको। आप इनका उत्तर सही से दे दो, फिर मैं बताता हूं, ठीक है। चलो देखो क्या है, समझते हैं आप। मैंने आपको बताया है कि भैया यहाँ पे समझो थोड़ा। देखो मैं इसको नीचे कर लेता हूं, आप समझो। आप समझो, मैं इनके समय बताता हूं। सरहपा का समय क्या था? मैंने बताया था 769। पुष्पदंत का समय क्या था? 10वीं शताब्दी। क्या था? 769। इनका कितना था समय? देखो फिर से बता देता हूं। इनका था समय 769। इनका था 10वीं शताब्दी। अध्ययमाण लगभग में 14वीं शताब्दी के समय है। और लुइपा का समय क्या है? 773 है। क्या है? 773। तो आप इसमें से लगा लो कौन से उत्तर चाहिए इसका, यानी ऑप्शन नंबर इसका
डी सही है। देखो सरेपा 769, लोईपा 773, पुष्पन 10वीं और अध्ययमान सबसे, अब्दुल रहमान सबसे लास्ट में जाएंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। सिद्धों से संबंधित रामचंद्र शुक्ल के कौन से कथन सही हैं? कौन से कथन आपको सही बताने हैं? ठीक है, चलो देखो। वज्रयान में आकर महासुखवाद का प्रवर्तन हुआ। बी, नाथ पंथ सिद्धों की परंपरा से नहीं निकला है। सी, सिद्धों का साहित्य शुद्ध साहित्य के अंतर्गत नहीं आता है। डी, सिद्धों की वाणियां सांकेतिक नहीं है। अब देखो इन पे थोड़ा गौर करो यहाँ पे, ठीक है। एक यहाँ पे नहीं शब्द मिलेगा आपको और एक यहाँ से मिलेगा नहीं, ठीक है। सबसे पहली बात कि वज्रयान में आकर महासुखवाद का प्रवर्तन, वज्रयान दो शाखाएं थी, एक वज्रयान शाखा एक महायान शाखा। तो वज्रयान से ही महासुखवाद का प्रवर्तन हुआ था, ये रामचंद्र शुक्ल ने अपने इतिहास ग्रंथ में कहा है। और उन्होंने कहा है कि नाथ पंथ सिद्धों के ही परंपरा से ही छट कर निकला है, इसमें संदेह नहीं है। तो इसका मतलब यहां कहा नहीं निकला, यानी ऑप्शन नंबर ए गलत। सिद्धों का साहित्य शुद्ध साहित्य के अंतर्गत नहीं आता, ये बात बिल्कुल सही है, ये तो कही है इन्होंने। तो ए और सी दोनों ऑप्शन सही। हम आगे चल के कोड को देख सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर आपको कौन सा मिल जाता है भैया? पहला ही उत्तर ए और सी आपको मिल जाएंगे, ठीक है। आप जीत चुके हैं 2000 रुपए। मेरा नंबर है, इस पे कॉल करें, पैसे आपके अकाउंट में नहीं पहुंचा पाएंगे, सीधे कैश देना आएंगे। ये अगर आपको कोई चीज की जानकारी लेना है 97 21 56 58 और 75 नंबर पे कॉल करें, ठीक है। महत्वपूर्ण जानकारी, किसी सिलेबस से संबंधित कुछ भी, या व्हाट्सएप अपना आपको ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा, जो बराबर अपडेट आपको मिलती रहेगी, ठीक है। चलो, और इसी पे पैसे डाले जाएंगे आप जो अगर उत्तर सही बताए हैं, ठीक है। चलो, कालक्रम की दृष्टि से निम्नलिखित रचनाकारों का सही अनुक्रम क्या है? देखो वही बात है फिर, ठीक है, वही बात है इसमें। सरेपा आ जाओ 769, फिर से पुष्पदंत 10वीं और अध्ययमान हेमचंद्र। देखो अब देखो ये इन दोनों का समय लगभग में एक ही है, ठीक है। तो हेमचंद्र और अध्ययमान कोई एक ले सकते हो आप, ठीक है। तो यही सही है, ए। उत्तर नंबर कौन सा सही है? ए, ठीक है, क्योंकि इनका दोनों लोगों का 14वीं समय लोगों में 12 से 14 के बीच में आते हैं, ठीक है। चलो ये पंक्ति देखो, इसमें देखो, यंद्री का लड़बड़ा जिम्बा का फोड़ा कांच का जति मुख का सती जो सतपुरुष उत्तमो कथी। गोरखनाथ की दृष्टि से सच्चा साधक वही है जो आप बताना है आपको, जो संयमी हो, इंद्रिय दमन करने वाला हो, कूट भाषा बोलने वाला हो, या महासुखवादी हो। बताइए इसमें कौन सा उत्तर सही है? कौन सा उत्तर सही है? यानी जिसके अंदर संयम हो, जो इंद्रिय यानी जो 5 ज्ञानेंद्रियां होती हैं, कर्ण जो है उनका दमन करने वाला हो, जो ऊपर उस पर काबू पाने वाला हो, या फिर कूट भाषा बोलने वाला हो, सांकेतिक भाषा बोलने वाला हो। ये तो खैर बिल्कुल ऑप्शन में देखते ही आप काट सकते हो, ठीक है। और या महासुखवादी हो। जब वो महासुखवादी ही होगा तो फिर वो सच्चा साधक कहां से होगा? तो यानी कौन होना चाहिए? ऑप्शन नंबर ये दोनों, संयमी हो, इंद्रिय दमन करने वाला हो। देखते हैं कूट हम आगे चल के, देखो पहला तीसरा, तो इसमें दिख रहा होगा ऑप्शन नंबर डी। कौन सा? डी भैया, देखो ये रहा आपका डी, पहला और दूसरा सही है। चलो आगे चलते हैं। सिद्धों और योगियों के रचनाओं का जीवन की स्वाभाविक अनुभूतियों और दशाओं से कोई संबंध नहीं है, अतः वे शुद्ध साहित्य के अंतर्गत नहीं आती हैं। यह विचार किसका है? मुनिजिन विजय का, रामचंद्र शुक्ल का, हजारी प्रसाद द्विवेदी, या धीरेन्द्र वर्मा? तो भैया आपको पता होना चाहिए, आपने कई बार इसको पढ़ा है और अभी मैंने इसके पहले उत्तर भी कराया है। इसका उत्तर है रामचंद्र शुक्ल। और अब जब भी मैं जो पढ़ा रहा हूं, तो अगर जितने यूजीसी नेट में रचनाकार लगे हैं तो उनपे तो कम से कम रामचंद्र शुक्ल, बच्चन सिंह, रामस्वरूप चतुर्वेदी और विश्वनाथ त्रिपाठी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, इन 4-5 इतिहासकारों के मत के साथ पढ़ाता हूं। और जो नॉर्मल हैं यानी जो यूजीसी नेट में नहीं लगे हैं, उनमें उनके बारे में रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा है वो तो मैं जरूर सामने रखता हूं आपको। मेरी क्लास में आप जाके देखें, ठीक है, मैंने पढ़ाया है।
भक्तिकाल को मैंने, जो भक्तिकाल से, आदिकाल तो बोर्ड पे पढ़ाया है, भक्तिकाल मैं पीपीटी के माध्यम से पढ़ाया हूँ, ठीक है। क्योंकि उसमें इसलिए मैंने पढ़ाया है पीपीटी के माध्यम से, इसका कारण यही है क्योंकि बोर्ड पे उतनी सारी चीजें 1 घंटे में नहीं बताई जा सकते हैं जितनी पीपीटी के माध्यम से नोट्स बना के पढ़ाया जा सकता है और समझाया भी जा सकता है। तो इसीलिए तो एक बार जाके आप देखें। तो ये कथन किसका, आप लोग जानते ही होंगे किसका कथन है, रामचंद्र शुक्ल 1929 में जो हिंदी साहित्य का इतिहास लिखते हैं उसी में, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रचनाएं पुष्पदंत द्वारा रचित नहीं है, पूछा है नहीं है। अच्छा ये रहा उत्तर, आदि पुराण, योगसार, जस हरचरी, उत्तर पुराण। अब इसमें पूछा है भाई बेटा कि नहीं है दोस्त, ये पूछा है इसमें, याद देखो नहीं ना कि है, तो आपको पता होना चाहिए आदि पुराण और उत्तर पुराण तो इनकी ही है क्योंकि पूछी जा चुकी हैं, ठीक है। योगसार किसकी थी, मैंने बताया था किसकी थी, ज्वेंदु की थी, आपको पता होना चाहिए। तो ये तो नहीं होगी, जिसमें जिसमें बी हो काट दो। देखो बी किसमें किसमें, इसमें इसमें इसमें, यानी ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी कौन सा सही है। को देखो ये चयन करना सीखो, ऑप्शन काटना जरूर सीखो। एलिमिनेशन मेथड बहुत काम करता है। आदि पुराण, योगसार, जसहरचर्यु और उत्तर पुराण। क्योंकि आदि पुराण हमको पता है, ठीक है, पर इतना मुझे पता है कि योगसार मैंने कई बार बताया है कि ज्वेंदु की है, तो याद रखना ये उत्तर कौन सा सही है इसमें, ए और डी। इश्क भरा है देख ले और जगत से दूर, एक अचंभा हमने देखा देहरी का नासूर। बहुत अच्छी पंक्ति है। अमीर खुसरो की उपयुक्त पहेली से क्या अभिप्राय है, सन्यासी, ठीक है, कुआं, खंडहर या प्रेमी का हृदय, बताओ कौन सा है इसका उत्तर, बताओ। तो आपको पता होना चाहिए कौन सा उत्तर है, कुआं। इसका अर्थ क्या है, कुआं है। अमीर खुसरो की पंक्ति है और कुआं इसका अर्थ है, ठीक है। चलो, सखी पिया को जो मैं न देखूं तो कैसे काटूं अंधेरी रतियां। ये किसकी पंक्ति है, जे हाल मिसकी मकुम तगाफुर। मैंने पढ़ा है आपको, पंक्तियों में कराया है आपको। विद्यापति, नरपत नाल, अमीर खुसरो, भट्ट केदार, बताओ जल्दी जल्दी, ठीक है। विद्यापति आपको पता होना चाहिए, विद्यापति का जन्म कब हुआ था, कब, 1350 या 1250, सोच के बताना, ठीक है। नरपत नाल, अमीर खुसरो या भट्ट केदार, तो किसकी पंक्ति है ये, अमीर खुसरो की। कितनी बार आपने पढ़ा होगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अपभ्रंश के, बहुत अच्छा कथन है। अपभ्रंश के जो नमूने हमें पद्यों में, पद्य यहां कर लेना, ठीक है, टाइपिंग मिस्टेक है, पद्यों में मिलते हैं वे उस काव्य भाषा के हैं जो पुरानेपन के कारण बोलने की भाषा से कुछ अलग बहुत दिनों तक, आदिकाल के अंत तक या उसके पीछे तक पोथियों में चलती रही है। उपयुक्त कथन किसका है, किसका है कथन, बताओ। राहुल सांकृत्यायन का है, रामचंद्र शुक्ल का है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का है या नामवर सिंह है, डॉक्टर नामवर सिंह, बताइए किसका है। तो आपको पता होना चाहिए, तो बहुत अच्छा आप जानते होंगे, राहुल रामचंद्र शुक्ल का है। किसका है, रामचंद्र शुक्ल का कथन है। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो ये मिलान करना है, अब तो मिला ही लोगे इनको, ठीक है। बताइए, प्राकृत प्रकाश, श्रावकाचार, प्रबंध चिंतामणि, कुमारपाल, प्रतिबोध। देखो अब हमको पता है, इसमें एक तो पता ही होना चाहिए आपको, कौन सी, देखो ऐसे मिला सकते हो भैया। श्रावकाचार किसकी है, देवसेन की, कब लिखी गई थी, 933 में, कब, 933 में। प्रबंध चिंतामणि किसकी है, जैनाचार मेरुतु की, मेरा प्रबंध करो, ठीक है। और फिर आ जाओ तो प्राकृत प्रकाश और कुमारपाल प्रतिबोध, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कुमारपाल प्रतिबोध किसकी है, सोम प्रभु सूरी की। देखो बी का 1 और सी का तीसरा मिला लो, थोड़ा आगे चल के, बी का 1 सी का तीसरा, बी का देखो और कहीं नहीं, ऑप्शन नंबर यही सही है। कौन सा है, यही इसका उत्तर सही है, ऑप्शन नंबर ए। तो अब इससे देखो कि ए का दूसरा कौन थी, प्राकृत प्रकाश किसकी है, वरुचि की, किसकी है, प्राकृत प्रकाश किसकी है, वरुचि की। श्रावकाचार्य देवसेन की, प्रबंध चिंतामणि जैनाचार्य मेरुतु की और कुमारपाल प्रतिबोध किसकी है, सोम प्रभु सूर्य की, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं।
निम्नलिखित में से कौन सा रासो काव्य नरपत नाल द्वारा रचित है? ये कितनी बार एग्जामिनर पूछे हैं। देखो आप कहते हैं कि प्रीवियस ईयर करने से क्या फायदा, मैं प्रीवियस ईयर ही करवा रहा हूं आपको, और एक एक प्रश्न कई बार पूछा है। ठीक है, तो याद रखना बीसल दो रासो किसकी रचना है? नरपत नाल की। कब लिखी गई थी? 1212 में। ये समय आपको याद रखना। परमाल रासो किसकी है? जगनिक की है। आपको पता होना चाहिए किसकी है? जगनिक की है। लगभग में 1230 के आसपास में लिखी गई थी। ठीक है। खुमान रासो किसकी है? दलपति विजय की है। ये कब लिखी गई थी? लगभग में 9वीं शताब्दी में लिखी गई थी। और पृथ्वीराज रासो 12वीं शताब्दी में किसने लिखा था? चंद्रबरदाई ने। किसने? चंद्रबरदाई ने। निम्नलिखित में से नाथ साहित्य की कौन सी विशेषता नहीं है? बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सी नहीं है विशेषता? रामायण, यहाँ पे रामायण नहीं है, गलत है, रामायण। ठीक है। रामायण तथा महाभारत से संबंधित कथाओं का साहित्य में समावेश, चित्त शुद्धि और सदाचार में आस्था। अगला भैया गुरु महिमा और उलटवासियां। बताइए कौन सा नहीं? तो आपको पता होना चाहिए चित्त शुद्ध और सदाचार में आस्था, ये नाथ साहित्य की विशेषता रही है। गुरु की महिमा देखो, गोरखनाथ, मच्छेंद्रनाथ, मत्स्येंद्रनाथ, जलंधरनाथ, ये सब नाथ गुरु के गुरु परंपरा तो रही है। ठीक है। उलटवासियों का प्रयोग किया गया है इसमें, क्योंकि इन्हीं से तो कबीरदास ने जो है संत साहित्य में भी उलटवासियां आई हैं। ठीक है। बस तो इसमें क्या नहीं है? रामायण तथा महाभारत संबंधित कथाओं का साहित्य इसमें नहीं प्रयोग में किया गया है। कहाँ? नाथ साहित्य में। चलो आगे बढ़ते हैं। पीछे लागा जाई था लोक वेद के साथ, आगे थे सतगुरु मिलिया दीपक दिया हाथ। उक्त पंक्तियों में कबीर क्या कहना चाहते हैं? क्या कहना चाहते हैं कबीर? देखो लोक और वेद का उन्होंने कहा, देखो यहां ऑप्शन, ये रहा ऑप्शन नंबर डी। लोक और वेद का अनुसरण करने के कारण मैं परम तत्व से दूर था। ए। बी। लोक और वेद की रूढ़िवादिता ने परम तत्व के अभिज्ञान का मार्ग प्रशस्त किया। सी। सतगुरु के ज्ञान रूपी प्रकाश में मैंने परम तत्व का साक्षात्कार किया। सतगुरु ने दीपक थमाकर संसार में भटकने के लिए छोड़ दिया। ठीक है। अब ऊपर से पंक्तियां पढ़ो, क्या कह रहे हैं? पीछे लगा जाए था लोक वेद के साथ, मैं लोक अंधविश्वासों में पड़ा हुआ था, इसीलिए मैं प्रभु से, राम से बहुत दूर था, परम तत्व से बहुत दूर था। तो ये पहला ऑप्शन तो इसका सही है कि लोक और वेद का अनुसरण करने के कारण मैं परम तत्व से दूर था। और सी ऑप्शन इसका सही है, सतगुरु के ज्ञान रूपी प्रकाश में मैंने परम तत्व का साक्षात्कार किया। यानी कहीं ना कहीं रामानंद का भी यहाँ पे जिक्र कर दिया कबीरदास ने। ठीक है। चलो आगे। सहजयान के प्रवर्तक कौन है? सहजयान, वेरी इंपॉर्टेंट। सहजयान के प्रवर्तक कौन हुए हैं भाई? सहजयान और महायान ये सब कहां से? सिद्ध से निकला था, 84 सिद्धों में। और इसके प्रवर्तक कौन थे? सरहपा सबसे पुराने थे। इन्हें का क्या कहा नाम जाता है? सरोज वज्र कहा जाता है। आपको पता होना चाहिए। राहुल भद्र भी कहा जाता है। इनका समय क्या है? 769। ठीक है। सबरपा का समय क्या था? 780। ठीक है। तो ये है रचनाकार। लुइपा 773, कनप्पा 820। तो ये इनके समय है। संदेश राशक के रचयिता कौन है? वेरी इंपॉर्टेंट। संदेश राशक के रचयिता अमीर खुसरो, अब्दुल रहमान। ठीक है। या लक्ष्मीधर या फिर हेमचंद्र। ठीक है। बताइए। तो आपको पता होना चाहिए कौन थे? अब्दुल रहमान थे। रहम करो संदेश लाया है। ठीक है। किसने किया था? अब्दुल रहमान ने। चलो आगे बढ़ते हैं। विद्यापति की कौन सी रचना अभी तक संपादित होकर प्रकाशित नहीं हुई? ये बहुत अच्छी रचना है। देखो कीर्तलता तो हुई है। कीर्तलता क्यों नहीं हुई? उसमें राजा असलान सिंह का वर्णन है। ठीक है। कीर्त पदावली में तो पूरा राधा का चित्रण है। तो इसका मतलब कौन नहीं है इसमें? कीर्त पताका का वर्णन नहीं है। और कीर्तलता को मैं बार बार आपसे कहता हूं कहानी कहा गया है। पदावली को नागिन की लहर किसने कहा था? निराला ने कहा था। किसने कहा था भैया लोग? निराला ने कहा था। ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। आत्मबोध के रचनाकार कौन? आत्मबोध के रचनाकार
कौन है? देखो आगे देखते हैं कौन। जालंधर नाथ थे, गोरखनाथ थे, मत्स्येंद्र नाथ थे, कौन थे? तो आत्मबोध किसी रचना है, आप लोग जानते होंगे, सब लोग जानते होंगे। किसकी है? गोरखनाथ की है पंक्ति। किसकी? गोरखनाथ की। किसकी है? गोरखनाथ की। चलो आगे बढ़ते हैं। माधव हम परिणाम निराशा, यह काव्य पंक्ति किस कवि की है? सुंदरदास की है, सूरदास की है, विद्यापति की है, रसखान की है? किसकी है बताइए? रसखान की है। किसकी है? तो आपको पता होना चाहिए किसकी पंक्ति है, विद्यापति की है। पदावली से माधव हम परिणाम निराशा, परिणाम निराशा। यहाँ पे सूरदास को नहीं लेके आना। किसकी है? विद्यापति की है। चलो आगे बढ़ते हैं। बौद्ध गान और दोहा का संपादन किसने किया? वेरी इंपॉर्टेंट, ये संपादन दोनों को याद रखना। राहुल सांकृत्यायन ने, सूर्यकांत शास्त्री ने, या प्रबोध चंद बागची ने, या हरप्रसाद शास्त्री ने। इन दोनों लोगों को याद रखना। देखो एक मिनट, मैंने आपको बताया था एक बात कि आपको पता होना चाहिए कि कहीं कहीं कबीरदास के दोहा बाँचे जाते हैं। क्या करे जाते हैं? दोहा बाँचे जाते हैं। बाँचे से बागची याद करो कि दोहा कोश का संपादन किसने किया था? प्रबोध चंद्र बागची ने। और हर जो है ऊपर जो क्या नाम दिया है, बौद्ध गान और दोहा का संपादन किसने किया था? हर प्रसाद शास्त्री ने। और हिंदी काव्य धारा का जो संपादन किसने किया था? किसकी रचना है? राहुल सांकृत्यायन की। ठीक है, चलो 1945 में लिखी गई थी। नहीं 1945 का समय शायद। सिद्ध कवियों द्वारा प्रयुक्त भाषा को कहा जाता है, सिद्ध जो सिद्धों की भाषा का को क्या कहा जाता है? डिंगल भाषा, अपभ्रंश भाषा, अवहट्ट भाषा, या संध्या भाषा? बताओ जल्दी जल्दी बताओ भैया, आपके सामने मैंने उत्तर रख दिया, बताइए। चलो 10-5 मिनट और लगेंगे, उत्तर हो जाएंगे। डिंगल, अपभ्रंश, अवहट्ट या संध्या भाषा? बताओ। डिंगल, अपभ्रंश, अवहट्ट या संध्या भाषा? बताओ जल्दी भैया, पता अपना आप क्या करते हो, बता ही नहीं रहे हो, मैं बता देता हूं। ठीक है, तो इनकी भाषा को क्या कहा गया है? संध्या भाषा। डिंगल भाषा जो थी वो रासो साहित्य में प्रयोग की गई। ठीक है, अपभ्रंश भाषा, ये अपभ्रंश भाषा किसमें? देसी भाषा वालों ने किया है। ठीक है, अब अवहट्ट तो आपको पता हो, अवहट्ट ये बात की हिंदी है। चलो, निम्नलिखित में से किस रासो काव्य का मूल वर्ण विषय वीर रस ना होकर श्रृंगार रस है? बिल्कुल आप लोग जानते ही होंगे भैया, वीर रस ना होकर श्रृंगार रस है। बताओ क्या है? आपको पता होना चाहिए कौन से? बीसल देव रासो। समय इसका क्या है भैया? 1212। ये मैं समय आपको इसलिए बताता हूं कि समय नहीं भूलना है। ठीक है, बस इसीलिए बार बार बोल देता हूं। कुमार रासो का समय क्या था? 9वीं शताब्दी में। रचनाकार कौन थे? दलपति विजय। कौन थे भैया? दलपति विजय। पृथ्वीराज रासो, ये भी 12वीं शताब्दी का समय है और चंद्रवरदई ने लिखा था। बीसल देव रासो बता दिया। परमाल रासो किसकी है? जगनी की है। इसी को क्या कहा जाता है? आलाखंड कहा जाता है। आलाखंड कहाँ गाया जाता है भैया? बैसवाड़ा जिले में। कहाँ? बैसवाड़ा। किस समय? वर्षा ऋतु में गाया जाता है। किसमें भैया? वर्षा ऋतु में। किसमें भैया? वर्षा ऋतु में। ठीक है, और इसी को परमाल रासो को ही चार्ल्स इलियट जो फर्रुखाबाद के क्या नाम है थे, डीएम थे, उन्होंने इसको प्रकाशित करवाया था 1565 में। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आलाखंड का दूसरा नाम क्या है? वही बात आ गई, बात तो वही घूम पर के कहोगे। परमाल रासो किसकी? 12 बरस ले कुकर जिए यो तेरा ले जिए सयार, बरस 18 छत्री जिए। आगे की जीवन बेकार है। ठीक है, तो परमाल रासो, जगनीक, पिसल दो रासो, नरपतमाल, कुमार रासो, दलपति विजय, हमीर रासो, सारंगधर। अगर आप पेपर सवाल करते रहे तो आपको पता है जितनी बार 4 ऑप्शन जितने आएंगे मैं उनके बार रचनाकार बोलूंगा ना। करत करत अभ्यास ते जड़ मत होत सुजान, और श्री आवत जात ते सिल पर पड़त निशान। तो जितनी बार अभ्यास करोगे, जितनी बार रिवीजन मारोगे, जितनी बार करोगे, सब तब याद होगा। सोचो कि एक बार पढ़ने से अगर किसी को याद होता, ठीक है, तो 10 साल का बच्चा प्रोफेसर बन जाता। ठीक है, बेशक उसके पास डिग्री ना होती। तो याद रखना, बार बार पढ़ो। खड़ी बोली हिंदी में सर्वप्रथम रचना करने वाले कवि का नाम बताइए। कह दो भैया मैं क्यों बताऊं, मैंने क्या ठेका ले रखा है?
जायसी ने, अमीर खुसरो ने, विद्यापति ने या भारतेंद्र हरिश्चंद्र ने? भारतेंद्र हरिश्चंद्र को तो आप कई रूपों में जानते होंगे, ये नाटककार भी हैं, आपको पता होना चाहिए, और लगभग में 70 से ज्यादा इन्होंने कविताएं लिखी हैं, ठीक है, और निबंध भी बहुत अच्छे अच्छे लिखे हैं। तो आपको पता होना चाहिए इनके निबंध, भारतेंद्र हरिश्चंद्र के 2 निबंध अपने में लगे हैं। कमेंट करके बताइए कि कौन कौन से निबंध यूजीसी नेट में लगे हैं इनके, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये पूछा है कि सर्वप्रथम हिंदी खड़ी बोली तो कौन थे? जायसी थे। कौन थे? जायसी थे। ओ सॉरी अमीर खुसरो, भैया मैंने अमीर खुसरो पे ही टिक मारा है, आप लोग ये मत सोचना गलत बोल रहा हूँ, ठीक है, अमीर खुसरो। अच्छा, जायसी की पंक्तियां बहुत अच्छी अच्छी हैं, आपको जानते हैं कि इनकी रचना कौन सी भैया? पद्मावत है। कौन सी है? पद्मावत है, ठीक है। चलो इसका एक कौन है? नवा सर्क जो है नागमती वियोग खंड बहुत प्रसिद्ध है। चलो परमाल रासो काव्य कृति के कवि का नाम बताओगे? तो भैया अब नहीं बताऊंगा, बहुत इतनी देर हो गया। तो जगनिक। कौन है? जगनिक। कौन है भैया? जगनिक। जगनिक ने परमाल रासो लिखी है। कब लिखी थी? शायद 1230 में लिखी थी, ठीक है, शायद नहीं, कंफर्म है 1230 में, ठीक है। चलो अगले, ये बताइए, अच्युत तरन तरंगिनी शिव सिर मालित माल, हरि न बनायो सुरसरी कीजियो इंदो भाल। ये इस दोहे का रचनाकार कौन है बताइए? रहीम है, रसलीन है, रसखान है, राम शाह है। ये थोड़ा अलग से पूछ लिया है, ठीक है, पर मैं बता देता हूं इसके इस पंक्ति के रचनाकार कौन है? रहीमदासी। कौन है? रहीमदासी। चलो आगे बढ़ते हैं। पंडित चंद्रशेखर शर्मा गुलेरिया ने किसको पुरानी हिंदी का प्रथम कवि स्वीकार किया है? देखो यहाँ पे मैं बता देता हूँ। देखो अब एक एक करके बताते चलते हैं। देखो सरहपा को किसने माना था? आपको पता होना चाहिए, राहुल ने माना था। किसने? राहुल शंकर तैन जी ने, ठीक है। स्वयंभू को किसने माना था? राम कुमार वर्मा ने। किसने माना था भैया? राम कुमार वर्मा ने, हिंदी का प्रथम कवि, वही बात है, ठीक है। और पुष्पदंत को किसने माना था? शिव सिंह सेंगर ने। किसे माना था भैया? किसने माना था? शिव सिंह सेंगर ने। तो अब बचे कौन? राजा मुंज। राजा मुंज को ही कौन मानते हैं? चंद्रधर शर्मा गुलेरी। हालात एक कन्हैया किसकी रचना है? किसकी? पूरन भगत की, विद्यापति, अमीर खुसरो, किसकी है? हालात एक कन्हैया। तो आपको पता होना चाहिए किसकी है? अमीर खुसरो की है। हालात एक कन्हैया किसकी भैया? अमीर खुसरो की पंक्ति है, ठीक है। चलो आदि काल में किन ग्रंथों की प्रधानता रही? वेरी इंपॉर्टेंट। वीर ग्रंथ, साखी, रासो, सूफी, बताइए। तो आपको पता होना चाहिए सबसे ज्यादा कौन से ग्रंथ लिखेंगे? रासो ग्रंथ लिखेंगे। तो कौन से? रासो ग्रंथ, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार 14वीं-15वीं शताब्दी के हिंदुओं, मुसलमानों, सामंतों, शहरों, सेना के सिपाहियों और लड़ाइयों का जीवंत और यथार्थ वर्णन किस कृति में हुआ है? हम्मीर काव्य, कीर्त कौमुदी, कीर्त पताका, कीर्तलता, बताइए किसमें हुआ है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार बताइए किसमें हुआ? हम्मीर काव्य, कीर्त कौमुदी, कीर्त पताका, कीर्तलता, किसमें हुआ है? कीर्तलता में। किसमें? कीर्तलता में। और ये कब लिखी? इसको क्या कहा जाता है? कहाड़ी कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट, डॉक्टर भयाड़ी ने कहा था। चलो आगे बढ़ते हैं। राहुल जी ने हिंदी भाषा का प्रथम कवि किसे स्वीकार किया गया? राहुल शंकर ने कितनी बार हो गया? बहुत, अब तो रट गया होगा ना। किसको? सरहपा को। किसको? सरहपा। विद्यापति को बच्चन सिंह ने माना, याद रखना, विद्यापति को किसने माना है? बच्चन सिंह ने। हेमचंद्र को किसने माना है? एचपीडी नहीं, हेमचंद्र को किसने नहीं माना? उन्होंने अब्दुल रहमान को माना है। पुष्पदंत को माना है शिव सिंह सेंगर ने। किसने माना है भैया? शिव सिंह सेंगर ने। चलो आगे बढ़ते हैं। बीसल देव रासो में किस शैली का प्रयोग किया गया? वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत अच्छा, पूरे 50 प्रश्नों में ये प्रश्न आपके काम का है कि बीसल देव रासो में किस शैली का प्रयोग किया गया है। तो तुरंत बताना है आपको, गे शैली यानी गाने शैली का, जिसमें गाया जाता हो, ठीक है। बस लास्ट प्रश्न हमारा आज के पेपर का है कि जस मयंक जस चंद्रिका के रचयिता का नाम बताइए। भट्ट केदार, नरपति नाल और नल सिंह मधुकर कवि। अब आप कंफ्यूज हो जाओगे, मैंने बताया था जिसकी रचना बड़ी उसका रचनाकार छोटा, ठीक है। तो जिसकी रचना बड़ी है
वो रचनाकार छोटा है, यानी उसका नाम छोटा है, तो यहाँ नाम कौन सा दिख रहा है आपको? मधुकर। ठीक, कभी मत जोड़ना मधुकर, वहां पूरा भट्ट केदार नाम जाएगा। ठीक, तो किसकी रचना हो गई? जसमयंक जस चंद्रिका मधुकर भट्ट की हो गई। तो आज हमारा हम यहीं तक अपना जो है सेशन रखते हैं, और अगले फिर हम 50% इसी पे लेकर आएंगे। सारे आदिकाल में अभी तक किसी भी एग्जाम में पूछे गए हों, ठीक है, मैं आपके सामने रखूंगा। फिर इसी प्रकार से भक्ति काल, इसी प्रकार से रीत काल, इसी प्रकार से भारतेंद्र द्विवेदी, और यह वहां अन्य गद्य विधा तक लेके जाऊंगा। ये बहुत लंबा सेशन है, ठीक है। और दूसरी बात, प्लेलिस्ट में एक बार जाकर देखिए, अभी तक आदिकाल पूरा पढ़ा चुका हूं, और भक्ति काल पढ़ा रहा हूं, भारतीय काव्य शास्त्र पढ़ा रहा हूं, और हिंदी यूनिट यूजीसी नेट की यूनिट 9 यानी जो निबंध हैं उसमें 2 निबंध करा चुका हूं, उनकी प्रैक्टिस करा चुका हूं। ठीक है, आप जाके प्लेलिस्ट में देखें। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।